डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम इरिगेशन सब्जेक्ट के वो गेट के पीवाईक्यूज करेंगे जो एचपीएससी एई के एग्जाम के में इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ बाकी सारे स्टेट के एई के एग्जाम्स जहां पर पेपर का लेवल थोड़ा टफ रहता है वहां के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्यूबवेल है जिसकी कैपेसिटी है 4 मीटर क्यूब पर आवर, ऑपरेट हो रहा है 20 आवर के लिए। ईच डे में इरिगेशन सीजन में मतलब हर दिन में 20 घंटे ऑपरेटिंग है ट्यूबवेल। कितना एरिया हम इसे इरिगेट कर सकते हैं? अगर इरिगेशन का इंटरवल 20 डेज है और डेप्थ ऑफ इरिगेशन है वो 7 सेंटीमीटर है तो टोटल वॉल्यूम कितना चाहिए होगा हमें? वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड कितना होगा? अगर एरिया ए है तो वॉल्यूम हो जाएगा 7 ए इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100, एरिया इंटू डेप्थ ऑफ वाटर जो सप्लाई करनी है हमें। इतना मीटर क्यूब ऑफ वाटर हमें चाहिए और हमें कितना हमारे पास अवेलेबल है? अगर इस रेट से इतने ड्यूरेशन के लिए 20 डेज तक अगर हम ट्यूबवेल को ऑपरेट कर रहे हैं तो कितना वॉल्यूम हमारे पास अवेलेबल होगा? 4 इंटू 20, ये आ गया मीटर क्यूब में एक दिन के लिए। 20 डेज का हो जाएगा यहाँ पर इंटू 20। अब इनको आप इक्वेट कर दोगे 4 इंटू 20 इंटू 20 तो यहाँ से आपको ए आ जाएगा आपके पास 1600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7 और इसको आप सोल्व करोगे तो डी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिए है कि एक फील्ड है जिसमें इरिगेशन टैंक से हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं 120 लीटर पर सेकंड की रेट से। जो एरिया इरिगेट कर रहे हैं वो 2.5 हेक्टर है। ड्यूरेशन ऑफ इरिगेशन 8 आवर है और एक्चुअल जो डिलीवरी फील्ड में हो रही है वो 100 लीटर पर सेकंड है। 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है आपका, तो पानी टैंक से तो आपने छोड़ा 120 लीटर पर सेकंड, बट फील्ड में पहुंचते पहुंचते उसमें इवोपोरेशन के, सीपेज के, ये सब लॉसेज होंगे। तो फील्ड में पहुंचते पहुंचते वो 100 लीटर पर सेकंड बचा है। अब यहाँ पर दिया है कि 800 मीटर क्यूब यहाँ पर रन लॉसेज हो जाते हैं फील्ड में, मतलब फील्ड में पहुंचने के बाद 8 मीटर क्यूब वाटर है वो और लॉस हो जाता है। तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी यहाँ पर क्या होगी? अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ने की, समझने की जरूरत है आपको। अगर यहाँ पे इरिगेशन एफिशिएंसी पूछी होती ऑल ओवर तो क्या करता है, हम जो कन्वेनियंस वाले लॉसेज है उनको भी काउंट करते हैं, फील्ड में जो लॉस हो रहे हैं उनको भी काउंट करते हैं। अभी हमसे सिर्फ पूछी एप्लीकेशन एफिशिएंसी, तो कन्वेनियंस लॉसेज जो रास्ते में हो रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि फील्ड में एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी है। तो सबसे पहले तो फील्ड में पानी पहुंच कितना रहा है और उसमें फिर एफिशिएंसी निकालेंगे। अब कितना पानी फील्ड में पहुंच रहा है? 100 लीटर पर सेकंड की रेट से पहुंच रहा है। कितने ड्यूरेशन के लिए? यहाँ पर 100 लीटर पर सेकंड की रेट से हम कर रहे हैं सप्लाई और 8 आवर्स के लिए इरिगेट कर रहे हैं, इसको कैनाल को यूज कर रहे हैं। तो 8 इंटू आर को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 3600 इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो फील्ड में पहुंच रहा है। 2880 है ये, इसमें से 800 लॉसेज हो जाते हैं। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होगा? वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, तो 2880 में से 800 तो लॉस हो गया रन ऑफ लॉसेज, बचा हुआ है वो स्टोर हो जाएगा रूट जोन में। तो 2880 माइनस 800 डिवाइडेड बाई 2880, इसको अगर आप यहाँ पे सोल्व करोगे इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72% एफिशिएंसी आ जाएगी। यहीं पे अगर ऑल ओवर एफिशिएंसी पूछी जाती तो यहाँ पर हम क्या लेते? 100 की बजाय यहाँ पर हम लेते 120 और इसमें फिर 800 के साथ ही वो लॉसेज भी घटा दे जो कन्वेंस में हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि एक कैनाल है उसको डिजाइन किया गया 1200 हेक्टर्स जो एरिया उसको इरिगेट करने के लिए। राइस ग्रो करना था वहां पर 140 डेज जिसका बेस पीरियड है और डेल्टा 134 सेंटीमीटर है। इसके लिए कैनाल को डिजाइन किया। अब पूछा है कि सेम कैनाल को अगर हम वीट इरिगेट करने के लिए यूज करेंगे तो उस केस में यहाँ पर कितना हम एरिया इरिगेट कर सकते हैं? तो यहाँ पर या तो आप ड्यूटी निकाल के उस अप्रोच से जा सकते हो कि आपने ड्यूटी निकाल ली और ड्यूटी से निकाल लिया कि कितना डिस्चार्ज चाहिए और सेम डिस्चार्ज अगर इसमें करना है तो कैसे करोगे? या फिर आप डायरेक्टली वॉल्यूम को भी इक्वेट कर सकते हो, जैसे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना अवेलेबल होगा 1200 इंटू 10⁴ इंटू 1.34 मीटर क्यूब। क्यू क्या आ जाएगा? इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर 140 डेज में सप्लाई हो रहा है तो 1/200 इंटू 10⁴ इंटू 1.34
डिवाइडेड बाई 140 इंटू फिर डेज को आप करोगे कन्वर्ट तो 24 इंटू 3600, ये क्यू आ गया। अब सेम आप इसी तरीके से इक्वेशन इसके वीट के लिए भी लिख सकते हो और दोनों को इक्वेट कर दोगे। वीट के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, एरिया आपको पता नहीं है कितना आपने इरिगेट करना है, एरिया हेक्टेयर में है तो यहाँ पर भी 10⁴ से मल्टीप्लाई कर दो, इनटू डेल्टा 52 सेंटीमीटर है तो 0.52 ये हो गया वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय 120 इंटू 24 इंटू 3600, इसको आप इसके इक्वेट कर दोगे तो काफी सारी टर्म्स, तो जैसे ये वाली टर्म है ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गया। अब कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी आपके लिए, 1200 इंटू 1.34 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 0.52, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आएगा आपका 2650, तो ए हो जाएगा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा आपको प्रैक्टिस से आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली जैसे आप यहाँ पे क्यू कैलकुलेट करते फिर दूसरी इक्वेशन में पुट करते तो उसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाता। तो काफी जगह ऐसी है कि टर्म्स कैंसिल हो रही हैं डायरेक्टली, तो आप इक्वेट करके फिर सोल्व कर सकते हो। नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर आपको दोनों को इक्वेट ही करना है ना, आप यूनिट्स ना कन्वर्ट करो तो भी चलेगा कि इसको भी हेक्टेयर में रख लो, इसका सेंटीमीटर में रख लो, इसका भी सेंटीमीटर में रख लो, ये डेज में है इसको भी डेज में रख लो, तो आपको एरिया डायरेक्टली हेक्टेयर में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि कितना टोटल इरिगेशन डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा एक सर्टेन क्रॉप के लिए जिसमें कि एंटायर ग्रोइंग पीरियड है 150 डेज और डेल्टा जो रिक्वायर्ड है, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है वो 25.92 सेंटीमीटर है। कल्चरेबल कमांडेड एरिया है वो इतना है, तो मतलब बेस पीरियड दे दिया, डेल्टा दे दिया, पूछा इतने एरिया के लिए कितना डिस्चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ड्यूटी निकाल लीजिए, 8.64 इंटू बी डिवाइडेड बाई डी डेल्टा जिसको मीटर में रखते हैं 2.2592, ये आ गया। अब कितना आपको डिस्चार्ज चाहिए इतने एरिया के लिए, तो इसमें क्या होगा कि एरिया अगर आपको पता है, ड्यूटी पता है, डिस्चार्ज चाहिए, तो दो तरीके से आप इसको समझ के याद रख के कर सकते हो। एक तो सिंपल मैं सबसे बताती हूँ कि ये मीटर स्क्वायर में है और ड्यूटी क्या कहता है, एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड फॉर पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड का जो डिस्चार्ज है। तो एक को आप डी से डिवाइड करोगे ना तो यूनिट इसकी आ जाएगी आपकी मीटर क्यूब पर सेकेंड जो आपको चाहिए। दूसरा आप ऐसे कर सकते हो जैसे कि 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से सप्लाई कर रहे हैं तो डी एरिया इरिगेट कर सकते हैं। डी एरिया इरिगेट करने के लिए रिक्वायर्ड है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज, एक के लिए हो जाएगा दिस बाई डी, और फिर कोई पर्टिकुलर एरिया है जैसे यहाँ पे 1 लाख है तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे आपको इजी लगे उसी तरीके से आप फिर उसी एक ही मेथड से एक ही तरीके से प्रैक्टिस करिए जाके आपकी स्पीड वगैरह और एक्यूरेसी वगैरह इंप्रूव हो पाए। अब यहाँ पर ये आपके पास आ गया है, क्यों कितना चाहिए आपको, अब दिस एरिया डिवाइडेड बाई 8.64 इंटू 150 इंटू 2.592, इसको अगर आप सोल्व करोगे ना यहाँ पे तो आपका आएगा आंसर 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, यहाँ पर आप ऑप्शंस देखोगे तो 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड भी है, मोर देन 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड भी है। तो यहाँ पे आपको ये फैक्टर भी कंसिडर करना पड़ेगा कि कैनाल है वो 100 मतलब पूरे 150 डेज में नहीं रनिंग होगी, हो सकता है बीच में रिपेयरिंग वगैरह के लिए क्लोज करना पड़े, या अगर हम लॉसेज को भी काउंट करें तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से उसका डिजाइन डिस्चार्ज है वो 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड से ज्यादा ही रखा जाता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक सॉइल है जिसका मॉइस्चर कंटेंट है वो 0.05 है, फील्ड कैपेसिटी 0.15 है, रूट जोन डेप्थ है 1.1 मीटर, कंजप्टिव यूज ऑफ क्रॉप एट दिस स्टेज इज 2.5 mm पर डे। 2.5 mm पर डे मतलब डेली का कंज्यूम हो रहा है, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, इरिगेशन एफिशिएंसी 65% है, मॉइस्चर कंटेंट को हमें इंक्रीज करना है फील्ड कैपेसिटी तक 8 डेज बाद, मतलब 8 डेज बाद हमें इतना वाटर सप्लाई करना है कि मॉइस्चर कंटेंट जो भी है उस स्टेज पे वो इंक्रीज होके फील्ड कैपेसिटी पे आ जाए। तो अभी डेप्थ ऑफ वाटर कितना अवेलेबल है, अभी डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल होगा गामा डी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू डी अपॉन एफ सी माइनस प्रेजेंट जो मॉइस्चर कंटेंट है, तो 1.5 इंटू 1.1 इंटू 0.15 माइनस 0.05,
तो ये है 0.165। अब 0.165 मीटर तो हमें यहाँ पर जो डेफिशिएंसी है वो सप्लाई करना ही है। इसी के साथ में इतने दिन में जो इवेपोरेशन होगा उतनी और डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। तो 8 डेज में कितना इवेपोरेट हो जाएगा, जो कंज्यूम हो जाएगा? तो 8 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ गया 0.02। दोनों मिला के 0.185 मीटर वाटर अगर हम ऐड करेंगे डेप्थ ऑफ वाटर, तो वाटर कंटेंट है वो मॉइस्चर जो फील्ड कैपेसिटी है मॉइस्चर कंटेंट उस पर पहुंचेगा। अब यहाँ पर 65% इरिगेशन एफिशिएंसी है ये और दे दिया, तो हमें एक्स्ट्रा वाटर सप्लाई करना पड़ेगा लॉसेज के लिए। तो कहीं पर भी एफिशिएंसी दी है तो क्या करोगे आप, या तो आप इस तरीके से कर लो कि एक्स अमाउंट ऑफ वाटर हमें सप्लाई करना है, एक्स डेप्थ ऑफ वाटर, इसका 65% इक्वल किसके होना चाहिए? 0.185 के, क्योंकि 0.185 चाहिए ना हमें तो वहां पे स्टोर हुआ। तो इससे x आ जाएगा 0.185 डिवाइडेड बाई 0.65। नहीं तो आप डायरेक्टली भी ऐसे याद रख सकते हो कि, क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, 0.185 को वो 0.65 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लॉसेज होंगे तो इतना तो हमें चाहिए, हमें सप्लाई उससे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो हमें 0.75 से डिवाइड करना है, ना कि मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आंसर आएगा, इसको सोल्व करोगे तो बी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है, ये कब सूटेबल रहेगा? तो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है, इसमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन के, वो पता होना चाहिए। एक तो वाटर अवेलेबिलिटी अगर लो होती है तो ये मेथड प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें इरिगेशन एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी होती है। जो सरफेस इरिगेशन के मेथड हैं उनके कंपेरेटिवली स्प्रिंकलर इरिगेशन काफ़ी बेटर इरिगेशन एफिशिएंसी देता है, और इससे भी अच्छी इरिगेशन एफिशिएंसी होती है ड्रिप इरिगेशन की। उसके अलावा अगर टोपोग्राफी इरेगुलर है, इस तरह की टोपोग्राफी है, आपको सरफेस इरिगेशन वाले मेथड यूज करने हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें अर्थवर्क करना पड़ेगा, इसको लेवल करने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इसमें यह सुटेबल रहता है स्प्रिंकलर इरिगेशन, क्योंकि इसमें तो आपको कुछ भी लेवल नहीं करना पड़ता है, स्प्रिंकलर से ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्मली सप्लाई कर देंगे। दूसरा, स्टीप स्लोप एंड सोइल इज इरोडेबल। अगर स्लोप स्टीप है तो वहां पे सरफेस वाटर के मेथड से हम सप्लाई कर रहे हैं, तो वाटर इनफिल्टर भी कम होगा, प्लस वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो इरोजन के भी रिस्क है। तो यहाँ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन बेस्ट रहेगा। एक्सेसिवली परमेबल सॉइल है तो उसके कारण सीपेज लॉसेज बहुत ज्यादा हो जाएंगे अगर आप सरफेस इरिगेशन के मेथड यूज कर रहे हो। और अगर वाटर टेबल हाई है तो वाटर लॉगिंग का रिस्क है। अब सरफेस इरिगेशन में तो ऑब्वियसली सीपेज अमाउंट ऑफ वाटर जो सीपेज के थ्रू नीचे जाता है वो ज्यादा ही होगा स्प्रिंकलर वाले से। तो ये भी एक सुटेबल कंडीशन होती है स्प्रिंकलर इरिगेशन की, ताकि वाटर लॉगिंग की सिचुएशन ना क्रिएट हो। क्योंकि स्प्रिंकलर इरिगेशन में है बहुत, हम रेन वाटर जो आता है, बारिश आती है, उसी के जैसे सप्लाई करते हैं बहुत स्लो रेट पे, तो वो वाटर है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है कि अंदर परकोलेट हुए। तो यहाँ पर ए होगा, लैंड ग्रेडियंट स्टीप एंड सोइल इज इजीली इरोडेबल। लो परमेबिलिटी की जगह यहाँ पर हाई परमेबिलिटी तो हो तो ये मेथड बेस्ट रहेगा। वाटर टेबल भी लो की जगह हाई हो तो ये मेथड सूट करेगा। हैव डीप रूट्स, डीप रूट्स है तो फिर सरफेस इरिगेशन उतना बेस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें हम स्लो रेट से वाटर सप्लाई करते हैं और बहुत ज्यादा नीचे तक वाटर पहुंचाने का इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि एक कैनाल है वो इरिगेट कर रही है कल्चरेबल कमांड एरिया का कुछ पोर्शन, जिसमें शुगर कैन बोना है और वीट बोना है। एवरेज डिस्चार्ज रिक्वायर्ड क्या होगा इसको ग्रो करने के लिए? अगर शुगर कैन की रिक्वायरमेंट है डिस्चार्ज की 0.36 मीटर क्यूब पर सेकेंड और वीट की है 0.27 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सीजन की क्रॉप्स हैं। शुगर कैन है पेरेनियल क्रॉप है, तो इसको थ्रू आउट द ईयर पानी चाहिए होगा। वीट है वो रबी की क्रॉप है, तो सेम टाइम पे कैनाल है उसको वीट को भी इरिगेट करना है, शुगर कैन को भी करना है। तो उस केस में दोनों का रिक्वायरमेंट हमें ऐड करना होगा। यहीं पे अगर वीट के साथ में एक कोई खरीफ की फसल होती तो वहां पर फिर आपको दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट निकालना था डिजाइन डिस्चार्ज, और जो मैक्सिमम होगा उसके लिए डिजाइन कर देना था। बट यहाँ पर दोनों का ऐड करना होगा, तो 0.36 प्लस 0.27। अब एक यहाँ पर दिया गया टाइम फैक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि थ्रू आउट द पूरा बेस पीरियड कैनाल हमेशा रनिंग नहीं होगी, कभी रिपेयरिंग के लिए उसको क्लोज भी करना पड़ सकता है, तो ये उसको काउंट करता है। तो अब कुछ डेज वो अगर वर्किंग नहीं होगी तो उस केस में हमें डिजाइन डिस्चार्ज और ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें उस वाटर को भी बैलेंस करना है, सप्लाई करना है, जो कि जिस ड्यूरेशन में कैनाल है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो यहाँ पर 0.36 अपॉन प्लस 0.27 डिवाइडेड बाई 0.9 आ जाएगा यहाँ पर।
और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 0.7 आएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि कल्चरेबल कमांडेड एरिया है एक डिस्ट्रीब्यूटरी का, वो 2 × 10⁸ है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है वो 40% है। इफ कोर वाटर डेप्थ है वो 14 सेंटीमीटर है और कोर पीरियड 4 वीक्स है, तो पीक डिमांड डिस्चार्ज क्या होगा। अब यहाँ पर एक तो आप एरिया कितना इरिगेट करना है वो निकाल सकते हो कि कल्चरेबल कमांडेड एरिया है 2 × 10⁸ और इसका ओनली 40% ही इरिगेट कर रहे हो, तो ये तो वो एरिया आ गया जो इरिगेट करना है। अब ड्यूटी निकाल सकते हो। कोर पीरियड और कोर वाटर डेप्थ क्या होता है कि एक ड्यूरेशन है क्रॉप में कि बेस पीरियड में टोटल में एक ऐसा ड्यूरेशन होगा जब क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम होगी, वो फ्यू सेंटीमीटर हाई है, उससे लेके हार्वेस्टिंग से पहले तक एक ड्यूरेशन होता है, एक फेज होता है जिसमें कि मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप की। तो कैनाल वगैरह को हम डिजाइन करते हैं तो उसके बेसिस पे भी करते हैं कि इस ड्यूरेशन में जितना वाटर चाहिए क्या वो कैनाल सप्लाई कर पाएगी। अब यहाँ पर जैसे हम बेस पीरियड और डेल्टा को लेते हैं उसी तरीके से कोर पीरियड और कोर डेप्थ को लेके हम ड्यूटी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8.64 इंटू यहाँ पे आ जाएगा बी जो कि है 4 वीक, तो यानी 4 × 7 डेज हो गया और नीचे आ गया 0.14 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको सोल्व करोगे तो 1728 हेक्टर आ जाएगा, हेक्टर मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको भी हम हेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 0.2 × 10⁸, 0.2 नहीं 2 × 10⁸ इंटू 40/100, इसको आप 10⁴ से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁴, और ये हेक्टर हो गया। अब यहाँ पर ये 0.8 × 10⁴ हेक्टर आ गया, यानी 800 हेक्टर आ गया, सॉरी 8000 आ जाएगा, ये 8000 हेक्टर आ जाएगा। 8000 हेक्टर हो गया, तो अब इतने हेक्टर के लिए हमें 1 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज चाहिए, तो 8000 के लिए आ जाएगा 8000/1728। ये आपका हेक्टर में है, ये हेक्टर पर मीटर क्यूब पर सेकंड में है, तो ये ऊपर चला जाएगा और डिस्चार्ज की यूनिट आ जाएगी। तो इसको सोल्व करने पर आपका आंसर आएगा वो 4.929 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली बी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर एक क्रॉप का है वो 2 mm पर डे है। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल है वो 60 mm है और मैक्सिमम अवेलेबल का 50% जब उसमें डिप्लीट हो जाएगा तो उस टाइम हमें इरिगेट करना है, यानी टोटल है 60 mm। हम इरिगेट कब करेंगे जब 30 mm पहुंच जाएगा, यानी कितना कंज्यूम करना हम अलाउ कर रहे हैं 30 mm का। एक दिन में कितना कंजप्टिव यूज है 2 mm पर डे, तो 30 mm कितने दिन तक चलेगा 15 डेज तक, और 15 डेज के बाद में हमें फिर से इरिगेशन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि कल्चरेबल कमांड एरिया एक डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल का 20,000 हेक्टेयर्स है। इसमें एंटायर एरिया पे वीट ग्रो किया गया है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 50% है। कोर पीरियड है वीट का वो 30 डेज है। कोर वाटर डेप्थ है वो 120 mm है। तो आउटलेट डिस्चार्ज फॉर द डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होगा। तो यहाँ पर आपको कोर पीरियड दे दिया है और कोर वाटर डेप्थ दे दी है, तो आप ड्यूटी निकाल सकते हो 8.64 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 0.12 आ जाएगा इसका। इससे आप ड्यूटी निकालोगे, इजी पड़ेगी यहाँ पे कैलकुलेशन क्योंकि ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2160 हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा। ये आ गया है ड्यूटी। आपको एरिया कितना इरिगेट करना है 20,000, टोटल एरिया है 50% इरिगेशन एफिशिएंसी है, सॉरी इंटेंसिटी है, तो टोटल एरिया 20,000 का 50% ही इरिगेट करना है, यानी 10,000 एरिया ही इरिगेट करना है। 10,000 हेक्टेयर्स का एरिया इरिगेट करना है, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा आपका 10,000 डिवाइडेड बाई 2160, और इसको आप सोल्व करोगे तो आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा 5.23 मीटर क्यूब पर सेकंड, डी हो जाएगा आंसर। तो कोर पीरियड और कोर डेप्थ वगैरह दिए तो आप ड्यूटी निकाल सकते हो कि कितने हेक्टेयर के लिए कितना डिस्चार्ज चाहिए। अब एरिया अगर आपको पता है तो आप निकाल लोगे कि 1 मीटर क्यूब पर सेकंड से इतना एरिया इरिगेट कर सकते हैं, तो इस रिक्वायर्ड एरिया के लिए कितना डिस्चार्ज चाहिए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि एक आउटलेट है
वो इरिगेट कर रहा है 20 हेक्टेयर का एरिया। डिस्चार्ज लीटर पर सेकंड में जो रिक्वायर्ड है आउटलेट पे, इवोपोट्रांसपिरेशन की रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए वो 20 mm है और यूनिफॉर्मली 20 डेज तक अकरिंग है। जो डिस्चार्ज है वो रिक्वायर्ड है, जो हमें निकालना है वो। तो यहाँ पर अदर फील्ड लॉसेस को इग्नोर करते हुए हमें करना है कि कितना डिस्चार्ज यहाँ पे इस एरिया को इरिगेट करने के लिए हमें चाहिए होगा। तो आप यहाँ पे जो ये डेटा दिया है इसके कोरस्पॉन्डिंग ड्यूटी निकाल सकते हो। D इज इक्वल टू 8.64 इंटू बी 20 डिवाइडेड बाई 20 mm है, तो ये 20/1000 होगा, 1000 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आपको ड्यूटी आ जाएगी 8640 हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे एरिया इरिगेट करना है हमें 20 हेक्टेयर ही, तो 20 हेक्टेयर के लिए एरिया हो जाएगा 20/8640, सॉरी डिस्चार्ज हो जाएगा। अब ये डिस्चार्ज आया मीटर क्यूब पर सेकंड में, ऑप्शंस दिए लीटर पर सेकंड में, तो मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 8640, और इसको सोल्व करोगे यहाँ पर आप तो 2.31 लीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर। नंबर 12 में दिया है कि एग्रीकल्चर लैंड है 437 हेक्टेयर, इसको इरिगेट करना है, एक पर्टिकुलर क्रॉप है जिसका बेस पीरियड 90 डेज है, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है वो 105 सेंटीमीटर है, बट इसमें 15 सेंटीमीटर हमें रेन वाटर से मिल जाता है। तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे डेल्टा आपका जो सप्लाई करना है इरिगेशन में वो होगा 105 माइनस 15 यानी 90 सेंटीमीटर, या हम लिख सकते हैं 0.9 मीटर, और बेस पीरियड है 90 डेज, तो डेल्टा क्या हो जाएगा 8.64 इंटू बी 90 डिवाइडेड बाई 0.9। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 864 हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड आपका ड्यूटी आ जाएगा, और वही आपसे पूछा गया है यहाँ पर। नंबर 13 में दिए है कि कोई सोइल है जिसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो 18 सेंटीमीटर, बट मीटर डेप्थ ऑफ रूट जोन है, एरिया है वो 100 हेक्टेयर है। यहाँ पर हम तब इरिगेट करेंगे जब 50% मॉइस्चर वो डिप्लीट हो चुका है, यानी 18 सेंटीमीटर पर मीटर डेप्थ हमें डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल है, जिसमें हम 9 सेंटीमीटर कंज्यूम होने के बाद फिर से इरिगेट करेंगे। क्वेश्चन में यह भी दिया है कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है वो 75% है, यानी हमें 9 सेंटीमीटर सप्लाई करने के लिए, स्टोर करने के लिए रूट जोन में अप्लाई करना पड़ेगा फील्ड में 9 डिवाइडेड बाई 0.75, यानी 12 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर हमें सप्लाई करना होगा फील्ड में, जब वाटर अप्लाई कर रहे हैं फील्ड में उस टाइम। तो 12 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर है। अब कितने दिन बाद हमें इरिगेट करना होगा, 9 सेंटीमीटर ही अवेलेबल है, वो तो ये तो सप्लाई करना है फील्ड में क्योंकि लॉसेस भी होंगे, तो 9 सेंटीमीटर इस रेट से कितने दिन में कंज्यूम होगा 90 डिवाइडेड बाई 5 यानी 18। 18 डेज बाद हमें फिर से इरिगेशन करना होगा, डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाई करना होगा 9 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना सप्लाई करना पड़ेगा, एरिया कितना इरिगेट करना है 36 हेक्टेयर, तो 36 इंटू 10⁴ इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100, इतना मीटर क्यूब वाटर सप्लाई करना है। कितने दिन में करना है 18 डेज में करना है। हमें पंप का चाहिए डिस्चार्ज लीटर पर सेकंड में, और पंप है एक दिन में 10 घंटे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल क्यू है वो पंप का डिस्चार्ज है, तो एक दिन में वो 10 आवर्स काम करेगा, 10 आवर्स में सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप फिर 60 और 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये तो इतने सेकंड वो एक दिन में काम करेगा। कितने दिन काम करेगा 18 डेज काम करेगा। तो ये आपका आ गया डिस्चार्ज, ये यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड डिस्चार्ज आ गया है, इसको आपको इसके इक्वेट कर देना है 30 इंटू 10⁴ इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से आप क्यू निकालोगे तो इनिशियली आपका मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा क्योंकि हमने सारी ऐसा यूनिट ली है, फिर आप उसको कन्वर्ट करोगे तो लीटर पर सेकंड में आपका डिस्चार्ज आ जाएगा 67 लीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि एक वीट की क्रॉप है जिसको 55 सेंटीमीटर ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग 120 डेज ऑफ बेस पीरियड। टोटल रेनफॉल यहाँ पर अक्कर हो रहा है इस पीरियड में वो 100 mm हो रहा है, यानी वाटर क्रॉप को चाहिए 550 mm, जिसमें 100 mm तो रेनफॉल से मिल गया, तो हमें बस 450 mm के लिए ही इरिगेट करना है। इरिगेशन एफिशिएंसी 60% है, तो 450 mm हमें स्टोर रूट जोन में करने के लिए फील्ड में जो अप्लाई करना होगा वो होगा दिस डिवाइडेड बाई 0.6। अब हमसे पूछा है कितना एरिया ऑफ लैंड हम हेक्टेयर्स में इरिगेट कर सकते हैं अगर डिस्चार्ज है वो ये है, तो
तो या तो आप वाटर के अमाउंट को बैलेंस कर लो, नहीं तो आप ड्यूटी निकाल लो जो भी डेटा है उसके लिए, और फिर आप निकाल सकते हो कि 1 मीटर क्यूब पर सेकंड के लिए इतना एरिया इरिगेट कर सकते हैं, 0.01 मीटर क्यूब पर सेकंड के लिए इतना कर पाएंगे। तो ड्यूटी अगर हम निकालें तो यहाँ पे ये एक तो 450 डिवाइडेड बाई 0.6, तो ये आपका आ जाएगा 750 mm, जिसको आप लिख सकते हो 0.75 मीटर में। तो 8.64 इंटू बेस पीरियड 120 डेज डिवाइडेड बाई 0.75 मीटर। यहाँ से आप ड्यूटी निकालोगे तो ये आपका आएगा 1382.4। तो 1 मीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से आप इतना एरिया इरिगेट कर सकते हो। तो आपको इसका डिस्चार्ज जो दिया है वो 0.01 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया है, जो इसका 100th टाइम्स है। तो इसका 100 टाइम्स हम इरिगेट कर सकते हैं, वो आ जाएगा 13.82 मीटर क्यूब पर सेकंड। नंबर 15 में दिया है कि राइस का ट्रांसप्लांटेशन है, उसमें 10 डेज का रिक्वायरमेंट, मतलब 10 डेज लगेंगे ट्रांसप्लांटेशन में राइस में। टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा वो 48 सेमी होगा। इफेक्टिव रेनफॉल हो रहा है वो 8 सेमी हो रहा है। तो ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर इन हेक्टर मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो डेल्टा कितना चाहिए आपको, कितना सप्लाई करना होगा, 480 सेंटीमीटर यानी 480 mm। इसमें 80 mm आपको यहाँ से मिल गया है, तो 400 mm यानी 0.4 मीटर का डेप्थ ऑफ वाटर आपको सप्लाई करना है। तो ड्यूटी आ जाएगा 8.64 इंटू बी, दैट इज 10 डेज डिवाइडेड बाई 0.4, और यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा 216। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि इरिगेशन वाटर है वो प्रोवाइड करना है क्रॉप के लिए टू ब्रिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सोइल, जो एग्जिस्टिंग 18% है, मतलब 18% की फील्ड 18% है और फील्ड कैपेसिटी है 28%, यानी एग्जिस्टिंग मॉइस्चर कंटेंट 18% था, वाटर सप्लाई करके हमें इसको 28% लेके जाना है। इफेक्टिव रूट जोन ऑफ द क्रॉप इज 70 सेंटीमीटर। Densities of the soil and water are 1.3 gram per centimeter cube and 1 gram per centimeter cube. The depth of irrigation water required for irrigating the crop. तो मॉइस्चर कंटेंट दिया है, आप डेप्थ ऑफ वाटर निकाल सकते हो। डेप्थ ऑफ वाटर होगा रो डी अपॉन रो डब्ल्यू इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन इंटू एफ सी माइनस जो मॉइस्चर कंटेंट है जिस पर आप वाटर सप्लाई कर रहे हो वापस से। तो 18% पे था, 28% पे लेके जाना है। तो एम सी मॉइस्चर कंटेंट 18% हो जाएगा, 1.3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन 70 सेंटीमीटर, 0.28 माइनस 0.18। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो डेप्थ ऑफ वाटर यहाँ पे 0.091 मीटर आ जाएगा। ये यहाँ पे है डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर जो कि आपको रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अगर कहीं एफिशिएंसी दी होती तो हम उससे डिवाइड कर देते, अभी के लिए यही आंसर हो जाएगा आपका mm में 91। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि ये पैरामीटर है और ये वैल्यू है। तो फर्स्ट ग्रॉस कमांड एरिया, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ऑप्शंस में ये दिए हैं, इनमें से कौन सी वैल्यू किसकी हो सकती है। तो ड्यूटी का हमें पता है कि ये हेक्टर पर मीटर क्यूब पर सेकंड में होती है, तो आर का यहाँ पर हो जाएगा 1, आर का 1 हो जाएगा, तो इतने में ही आपका क्लियर हो गया है। बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें तो ग्रॉस कमांड एरिया है तो एरिया हेक्टर्स में होगा, तो पी का थर्ड होगा। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, ये परसेंटेज में हो सकता है, फ्रैक्शंस में हो सकता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट है, तो इसका 0.12 हो जाएगा। ड्यूटी डेल्टा ऑफ वीट क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ वीट यहाँ पर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर है, ये तो काफी बड़ी वैल्यू हो गई, यानी 10 मीटर तो डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो डेल्टा है वो नहीं हो सकता, तो बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि फील्ड चैनल है जिसका कल्टिवेबल कमांडेड एरिया है वो 2000 हेक्टेयर्स है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ग्राम की है वो 30% है, वीट की है वो 50% है। ग्राम है उसका कोर पीरियड 18 डेज है, कोर डेप्थ है वो 12 सेंटीमीटर है। वीट है उसका कोर पीरियड 18 डेज है और कोर डेप्थ है वो 15 सेंटीमीटर है। तो डिस्चार्ज रिक्वायर्ड यहाँ पे फील्ड में जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको इन क्रॉप्स का पता होना चाहिए कि ये सेम सीजन की क्रॉप है कि डिफरेंट की है। अगर डिफरेंट किए हैं तो दोनों के लिए अलग अलग डिजाइन डिस्चार्ज निकालेंगे और फिर जो मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा उसके लिए कैनाल को डिजाइन करेंगे।
लेकिन जैसा यहाँ पर हो रहा है, वीट और ग्राम दोनों ही सेम सीजन की क्रॉप्स हैं, तो इस केस में दोनों का इंडिविजुअल निकाल के हमें ऐड करना होगा, वो डिजाइन डिस्चार्ज होगा। अब यहाँ पर वीट का कितना एरिया हमें इरिगेट करना है, वीट के लिए एफिशिएंसी है 50%, ग्राम के लिए है 50%, 30% सॉरी, तो ग्राम का लिए 30% के हिसाब से ये हो जाएगा इसका 30% 600 हेक्टर, और वीट हो जाएगा 2000 इंटू 50% यानी 1000 हेक्टर, ये 1000 हेक्टर हो गया। अब यहाँ पर ये दिया गया है कि कोर पीरियड है वो 18 डेज है, कोर डेप्थ है वो 12 सेंटीमीटर है। ग्राम का वीट का 18 डेज है, कोर डेप्थ है वो 15 सेंटीमीटर है। तो आप इंडिविजुअली जैसे पहले हम वीट के लिए ग्राम के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज की रेट से हम कितना एरिया इरिगेट कर सकते हैं। काइंड ऑफ वैसा ही हो गया जैसे बेस पीरियड और डेल्टा लेके हम ड्यूटी निकालते हैं, क्योंकि सेम रिलेशन वही है कि इतने टाइम में इतना डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए। बस टर्म यहाँ पर एग्जैक्टली ये ड्यूटी को ना एक्सप्लेन करके ये पर यूनिट डिस्चार्ज जो एरिया इरिगेट कर रहे हैं कोर पीरियड में वो हो जाएगा। तो इसको मैं ड्यूटी ही लिख देती हूँ, डी क्या हो जाएगा 8.64 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 12 सेंटीमीटर, तो 0.12। यहाँ से आपको ये ड्यूटी की वैल्यू मिलेगी, वो आपकी ये ग्राम वाला है तो इसकी आ जाएगी 1269 हेक्टर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये है ग्राम की। वीट का हो जाएगा 8.64 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 0.15, ये आ जाएगा 1036.8। अब 1 मीटर क्यूब पर सेकंड का वाटर इतना एरिया इरिगेट कर सकता है, तो 600 के लिए कितना डिस्चार्ज चाहिए, 600 डिवाइडेड बाई 1269 प्लस वीट के लिए कितना डिस्चार्ज चाहिए 1000 डिवाइडेड बाई 1036.8। तो इनको आप सॉल्व करोगे तो 1.4275 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। नंबर 19 में दिया है कि 10,000 हेक्टर का कोई कल्चरेबल कमांड एरिया है जिसमें कि वीट रबी सीजन में ग्रो करना है और राइस खरीफ सीजन में ग्रो करना है। डिजाइन डिस्चार्ज है वो राइस की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिसाइड किया गया है। राइस का इरिगेटेड एरिया 2500 हेक्टर है, बेस पीरियड 150 है और डेल्टा 130 सेंटीमीटर है। तो वीट का कितना एरिया हम इरिगेट कर सकते हैं अगर वीट का बेस पीरियड 120 डेज है और डेल्टा है वो 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे राइस का कितना डिजाइन डिस्चार्ज होगा वो आप निकाल सकते हो, और इस डिस्चार्ज की रेट से कितना एरिया हम इरिगेट कर सकते हैं वीट का। तो यहाँ पर क्यू क्या होगा राइस का, वो निकालने के लिए हम राइस के लिए पहले ड्यूटी निकाल लेते हैं। ड्यूटी हो जाएगा 8.64 इंटू बी डिवाइडेड बाई डी 0.13, डेल्टा मतलब डी नहीं 0.130 1.3 सॉरी 130 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ से आ जाएगा राइस का ड्यूटी, और क्यू है राइस का डिजाइन डिस्चार्ज, वो आ जाएगा 2500 हेक्टर बोना है तो 25 डिवाइडेड बाई जो डी आर आएगा यहाँ पर जो आएगा 996.92, तो दिस डिवाइडेड बाई 996.92 ये आपका आ जाएगा 2.507 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये डिजाइन डिस्चार्ज हो गया। चाहे तो आप इसको सोल्व करने के बजाय इसी फॉर्म में भी रख सकते हो कि आपका क्यू आ गया है 2500 डिवाइडेड बाई 8.64 इंटू 150 इंटू 1.3। सेम आप राइस के लिए कैलकुलेशन करोगे तो मान लिया उसका एरिया है ए, दिस डिवाइडेड बाई ड्यूटी, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ड्यूटी क्या होगा 8.64 इंटू 150 की जगह हो जाएगा 120, और 50 सेंटीमीटर है तो ये आ जाएगा 0.5। तो यहाँ से एक तो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई आपकी, और आप ए निकालोगे तो ये आ जाएगा 2500 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 1.3 डिवाइडेड बाई 0.5। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 500 हो गया। तो 500 इंटू 4 इंटू 1.3 डिवाइडेड बाई 0.5, इसको सोल्व करोगे तो 50 to 100 हेक्टर आ जाएगा। तो इस अप्रोच से भी कर सकते हो कि ये क्यों निकाल लिया और उसके बाद उसके लिए निकाल लिया, लेकिन इसमें फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा। तो आप इस तरीके से इक्वेट कर देते हो तो काफी सारी कैलकुलेशन आपकी स्किप हो जाती है, टर्म्स वो कैंसिल हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि इरिगेशन करना है हमें खरीफ की सीजन में, इंटेंसिटी है 50%, कल्चरेबल कमांड एरिया 50,000 है,
50% इरिगेशन है, यानी 25,000 हमें एरिया बोना है इसका 50%। ड्यूटी है खरीफ सीजन की वो 1000 हेक्टर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड है। ट्रांसमिशन लॉस 10% है। तो रिक्वायर्ड डिस्चार्ज क्या होगा? तो यहाँ पर खरीफ सीजन की ड्यूटी आपको दे दी है, तो आप डिस्चार्ज निकाल सकते हो कि 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड 1000 हेक्टर बो सकता है। तो 25,000 के लिए ये हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो गया 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब 10% लॉसेज हो रहे हैं, तो इसको आप एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे 25 डिवाइडेड बाई 0.9, तो 27.78 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि कमांड एरिया एक कैनाल का है, उसमें ओनली एक ही क्रॉप हम बोते हैं वीट, जिसका बेस पीरियड ये है, डेल्टा ये है, कैनाल डिस्चार्ज ये है, तो कितना एरिया हम उसमें बो सकते हैं? तो सबसे पहले आप ड्यूटी निकाल लीजिए इसकी 8.64 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 0.4, ये इसमें आपका आ जाएगा ड्यूटी की 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड से आप इतना एरिया इरिगेट कर सकते हो, और डिस्चार्ज 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड है तो ड्यूटी का ट्वाइस हो जाएगा। ड्यूटी यहाँ पर अगर आप निकालोगे तो ये 2592 आएगा। ये इतना हेक्टर हम 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड से बोल सकते हैं, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा 5184 हेक्टर। ये क्वेश्चन नंबर 22 में दिए है कि एग्रीकल्चर फील्ड है जिसका स्पेसिफिक मंथ में पैन इवोपोरेशन है, उसकी रीडिंग ये 100 mm आया जो इवोपोरेशन हुआ पैन से। इफेक्टिव रेनफॉल 20 mm है, क्रॉप कोफिशिएंट 0.4 है और इरिगेशन एफिशिएंसी है वो 0.5 है। तो अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर अप्लाई टू द फील्ड इन दैट मंथ क्या होगा? तो पैन इवोपोरेशन 100 mm है, क्रॉप कोफिशिएंट 0.4 है, यानी 100 इंटू 0.4 है वो उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए इवोपोरेशन होगा। तो 100 इंटू 0.4 ये आ गया 40 mm आपका यहाँ पर इवोपोरेशन होगा इस क्रॉप के लिए, जिसमें 20 mm मतलब इतना इवोपोरेशन होगा तो इतना हमें सप्लाई करना था, जिसमें 20 mm रेन वाटर से मिल गया, तो 20 mm आपको अब सप्लाई करना है। 20 mm सप्लाई तो करना है बट इरिगेशन की एफिशिएंसी 0.5 ही है, तो आपको कितना सप्लाई करना होगा 20 डिवाइडेड बाई 0.5, तो बी आ जाएगा आंसर। 23 में दिया है कि ग्रो की गई है एक फील्ड में जिसकी फील्ड कैपेसिटी 30% है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 13% है, इफेक्टिव डेप्थ है रूट जोन की वो 80 सेंटीमीटर है, मॉइस्चर ड्रॉप्स टू 20%, डेंसिटी 1500 kg पर मीटर क्यूब है। अब यहाँ पर दिया नहीं है कि ये ड्राई डेंसिटी है, बट इन्होंने ये भी नहीं दिया है कि किस मॉइस्चर कंटेंट पर ड्राई डेंसिटी है, तो हम इसी को रो डी ले लेंगे। रो डब्ल्यू 1000 है, डेली कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर 2 mm है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या होगा? तो 30% तो फील्ड कैपेसिटी है, जब मॉइस्चर कंटेंट 20% पे चला जाता है तो हम फिर से इरिगेट करते हैं, तो फिर से इरिगेट करने से पहले हमारे पास टोटल अवेलेबल डेप्थ ऑफ वाटर क्या है? तो टोटल अवेलेबल डेप्थ ऑफ वाटर हो जाएगा, टोटल अवेलेबल डेप्थ ऑफ वाटर हो जाएगा 1.5 इंटू मतलब 1.5 कैसे है 1500 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 0.8 डेप्थ ऑफ रूट जोन इज इक्वल इंटू माइनस 0.3 माइनस 0.2, तो ये आपका आ रहा है 0.12 मीटर। 0.12 मीटर डेप्थ ऑफ वाटर है, mm में हो गया 120 mm, एक दिन में 2 mm कंज्यूम हो रहा है, कितने दिन में खत्म हो जाएगा 120 mm? तो ये आ जाएगा 60 डेज। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सारे ही गलत थे, गेट में भी गलतियां होती हैं, तो काफी बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ कि ऑप्शन मैच नहीं करता। काफी सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर है, मैच नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी कर देते हैं उस क्वेश्चन के पीछे। तो ऐसा कहीं हो रहा है आपके साथ, आप एक बार के लिए उसको छोड़ दीजिए, दोबारा एक बार दूसरे क्वेश्चंस करने के बाद आके उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन ही गलत हो। नंबर 24 में दिया है कि एक रिजर्वोयर है जिसका लाइव स्टोरेज है 300 मिलियन क्यूबिक मीटर और उसकी 2 फिलिंग हम कर रहे हैं, यानी टोटल हमारे पास वॉल्यूम अवेलेबल है वो होगा दिस इंटू ट्वाइस 10⁻⁶ मीटर क्यूब। हेक्टर एरिया इरिगेट कर रहे हैं वो 40,000 हेक्टर, 40,000 हेक्टर का आप एरिया इरिगेट कर रहे हो। 120 डेज है वो बेस पीरियड है क्रॉप का, तो इस क्रॉप की ड्यूटी क्या होगी? तो एरिया इरिगेट कर रहे हैं वो आपको पता है,
आप डेल्टा निकाल सकते हो। डेल्टा क्या आ जाएगा यहाँ से 300 इंटू 2 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 40,000 का हेक्टर है, ये मतलब 40,000 हेक्टर है, इंटू 10⁴। तो यहाँ से आप डेल्टा निकालोगे। इसको जब सोल्व करोगे तो डेल्टा आ जाएगा 1.5 मीटर। यहाँ से अब आप ड्यूटी निकाल सकते हो 8.64 इंटू 120 डिवाइडेड बाई डेल्टा यानी 1.5, और ये आ जाएगा 691.2 हेक्टर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिए है कि कोई सर्टेन मंथ है जिसमें रेफरेंस क्रॉप का इवोपोरेशन है वो 6 mm पर डे है, क्रॉप कोफिशिएंट है वो है 1.2 और सोइल कोफिशिएंट है 0.8। एक तो हम स्टैंडर्ड इवोपो ट्रांसपिरेशन मेजर कर लेते हैं, उसके बाद वो अफेक्टेड होता है कि क्रॉप वहाँ पे कौन सी है और सोइल की कंडीशंस क्या है। तो ये दोनों फैक्टर्स ही उनके लिए काउंट होते हैं। तो पर्टिकुलर क्रॉप के लिए हम निकालने के लिए क्रॉप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अब यहाँ पर सोइल की कंडीशंस भी मैटर करती हैं जिनका फैक्टर यहाँ पर आपको दिया गया है 0.8, तो आप इससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसको सोल्व करने पे आ जाएगा 5.76 mm, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि कैनाल है जो कि वाटर सप्लाई कर रहा है एक 100 हेक्टर के एरिया में, कोई वीट है उसको ग्रो करने के लिए, वीट की क्रॉप है। ड्यूरेशन है फर्स्ट और लास्ट वाटरिंग के बीच की 120 डेज, और 35 सेंटीमीटर टोटल डेप्थ ऑफ वाटर जो डेल्टा है वो रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे जो कोर पीरियड हम जिसको बोलते हैं जिसमें वाटरिंग है वो बहुत इंटेंस होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट है वो थ्रू आउट द बेस पीरियड में मैक्सिमम होती है, उस ड्यूरेशन में होती है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 30 डेज में यहाँ पर हमें 12 सेंटीमीटर वाटर सप्लाई करना है। अब यहाँ दिया ये भी दिया है कि कोई लॉसेस अज्यूम नहीं करने और प्रेसिपिटेशन भी नेग्लिजिबल है। हमसे ये पूछा है कि डिस्चार्ज जो रिक्वायर्ड है वो कितना होगा। अब यहाँ पर एक तो ऑल ओवर जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी हमें फुलफिल करनी है, और दूसरा जो स्पेसिफिक ड्यूरेशन है जिसमें इरिगेशन है वो इंटेंस है, उसकी भी वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हम रूटीन निकाल लेंगे कि 1 मीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से कितना एरिया इरिगेट हो सकता है, और फिर हम निकाल लेंगे कि 100 हेक्टेयर के लिए कितना वॉल्यूम वो डिस्चार्ज चाहिए होगा। तो यहाँ पर पहले हम फर्स्ट वाले के लिए निकाल लेते हैं, तो यह हो जाएगा 8.64 इंटू 120 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 0.35। दूसरे में निकालोगे तो ये आ जाएगा 8.64 इंटू 30 डेज है, और इसमें सप्लाई करना है 12 सेंटीमीटर, तो 0.12। तो दोनों के ही कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो एक का तो आपका आएगा ये 2160, ये वाला आपका आएगा 2160, यानी 1 मीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से 2160 हेक्टेयर एरिया इरिगेट किया जा सकता है। और दूसरे में आपका आएगा ये 120 वाला 2962.8। तो जो कम आ रहा है हम उसके बेसिस पे निकालेंगे ताकि दोनों ही रिक्वायरमेंट, ऑल ओवर रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए और इंटेंस इरिगेशन वाली रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए। तो कम आ रहा है इसका, तो हम इसके बेसिस पे डिस्चार्ज निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 100 इंटू डिवाइडेड 2160। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.034 मीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे दिया है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि आरजे कैनेडी थे जिन्होंने ये कैनेडीज थ्योरी दी, उन्होंने ये रिसर्च अपनी कौन से एरिया पे करी थी, तो ये अपर बारी डॉब सिस्टम में करी थी, डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि ट्रायंगुलर इरिगेशन लाइन कैनाल है कोई जिसका डिस्चार्ज है 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड, बेड स्लोप है 1/6000, साइड स्लोप कैनाल का है वो 1:1 है, मैनिंग्स कोफिशिएंट 0.18 है, तो सेंट्रल डेप्थ ऑफ फ्लो पूछी गई है। तो ये इस तरीके से सेक्शन होगा। ट्रायंगुलर को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, जनरली तो ट्रायंगुलर ऐसा होता, बट अभी हम क्या करेंगे इसको मॉडिफाई करके ये कॉर्नर्स राउंड कर देंगे। तो इस टाइप का होता है ट्रायंगुलर जो कैनाल सेक्शन होता है वो। और इसके लिए ये इक्वेशन आपको मैं तो सजेस्ट करूंगी कि याद ही रख लो, नहीं तो आप डिराइव करके देखना चाहो तो आपको डेरिवेशन भी मिल जाएगा बुक्स में, बट एग्जाम में इतना टाइम रहेगा नहीं आपके पास। अब यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। तो बेसिकली करते क्या है कि इसमें हम दो तो ये ट्राइंगल आ गए, इनका एरिया निकाल लेंगे, और ये एक आर्क ऑफ सर्किल आ रहा है,
ये आर्क बन रहा है तो ये सर्किल का एक सेगमेंट हो गया, इसका एरिया निकाल के ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि साइड स्लोप 1:1 है, यानी ये वाला एंगल है ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई, तो ए आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब ध्यान रहे जहां पर भी आप साइन या कोस के अंदर थीटा ले रहे हो तो आप डिग्री में ले सकते हो, आप रेडियन में ले सकते हो, डिपेंड करता है कि अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो आपका सेटिंग क्या की हुई है। बट जब भी थीटा आप डायरेक्टली लिख रहे हो ना, जैसे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर आपको हमेशा थीटा रेडियन में रखना है, इस चीज के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इसको π/4, 45 डिग्री है तो कोट थीटा ये हो जाएगा 1, पी हो जाएगा 2y π/4 प्लस कोट थीटा, आई थिंक टेन थीटा होगा इसमें एक जगह, ओके कोट थीटा ये दोनों जगह, तो ये भी हो जाएगा 1। अब यहाँ पर आर आप इजी निकाल सकते हो, आर होता है a/p, तो यहाँ पे 2 है तो आर आपका आ जाएगा y/2। अब q होता है a इंटू वी, ए क्या हो जाएगा, ए ये वाली टर्म डिनोट कर रही है जो ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, तो वाई स्क्वायर π/4 प्लस 1, ये एरिया हो गया, v हो जाएगा 1/n 0.012, r है यहाँ पर y/2, r रेज टू पाई 2/3, s रेज टू पावर 1/2, s की जगह आप ये लिख दोगे स्लोप जो दिया गया आपको 1/6000 रेज टू पावर 1/2, और इसको सोल्व करोगे तो ये y की वैल्यू आप निकाल लोगे क्योंकि आपको q भी दिया गया है 25, सिर्फ यहाँ पर जो अननोन बच रहा है वो y ही है, बट ये कैलकुलेटर के बिना आप नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन मेरा करवाने का इतना सा मोटिव था कि ये फॉर्मूला आपको पता रहे, जैसे कि आपसे क्यों ना पूछ के सिर्फ r ही पूछ लिया तो वो तो आप निकाल सकते हो अगर आपको y दे दिया है तो। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि लेसिस मेथड है जो एलुविल चैनल्स के डिजाइन का, उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये इक्वेशन है लेसिस की जो आपको याद होनी चाहिए हमेशा, इन पे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल तो ज़्यादातर इस वाली इक्वेशन पे ही मिलेंगे आपको क्योंकि कैलकुलेशन इजी है, बाकी डायरेक्ट फॉर्मूले ये वाले भी पूछे जाते हैं काफ़ी बार। ये हो गया और v हो गया QF² अपॉन 140 रेज टू पावर 1/6। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है कि वेटेड पेरीमीटर इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन डिजाइन डिस्चार्ज, बिल्कुल सही बात है, प्रोपोर्शनल है ये दोनों, P है वो Q रूट के प्रोपोर्शनल है। B में दिया हार्डलिक रेडियस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सिल्ट फैक्टर, तो R तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है F के, तो अगर हम इंक्रीज करेंगे F में तो R है वो डिक्रीज होगा। वेटेड पेरीमीटर डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन डिस्चार्ज, ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि ये तो प्रोपोर्शनल है। और मैं यहाँ पर एक हिंट देती हूँ, आपको ऐसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें क्या होगा, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होंगे ऑप्शंस में और 90% चांसेज हैं कि उन्हीं में से एक आंसर होगा, तो आपको रिस्क लेना है। अगर एग्जाम में थोड़ा बहुत क्वेश्चन का आइडिया है, तुक्का लगाना है, तो आप यहाँ पे ये मान सकते हो कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना, इन दोनों में से कोई सा एक सही होगा, मोस्टली होता है ऐसा। तो ये ए सही हो गया, सी गलत है। डी में दिया है वेटेड पेरीमीटर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सिल्ट फैक्टर, तो वेटेड पेरीमीटर है उसकी अगर हम बात करें तो क्यू है उससे रिलेटेड है ये वेटेड पेरीमीटर, और क्यू और एफ में कैसा रिलेशन है कि इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि क्यू प्रोपोर्शनल है 1/f² के। तो एफ को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, एफ को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्यू डिक्रीज होगा, क्यू डिक्रीज हो रहा है तो पी भी डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि कोई एलिमेंट्री प्रोफाइल है डैम का जिसकी हाइट h है, बेस विड्थ b है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वो डैम जिस मटेरियल का बना है उसकी कैपिटल G है, अपलिफ्ट कोफिशिएंट है, प्रेशर कोफिशिएंट वो K है, तो करेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा यहाँ पर नो टेंशन के लिए। तो ये एक तो नो टेंशन और नो स्लाइडिंग का क्राइटेरिया है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा इसके बेसिक समझना चाहो तो मैंने एक काफी शॉर्ट में एक वीडियो बनाया हुआ है ग्रेविटी डैम के बारे में, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्रेविटी डैम के वो कवर किए हैं। तो अगर आपको पीछे की थ्योरी जाननी है तो आई बटन में लिंक दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हो, नहीं तो मैं एडवाइस करूंगी कि आपको फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है। तो B/H इज इक्वल टू 1/G - K का रूट, ये कंडीशन अगर फुलफिल होगी
तो कोई टेंशन नहीं आएगा हील में। और नो स्लाइडिंग के लिए क्राइटेरिया है कि बी है ये ग्रेटर होना चाहिए एच अपॉन म्यू जी माइनस के से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि अपस्ट्रीम में हाइट है जो वाटर लेवल है वो 65 मीटर पे है बेस से, और डाउन स्ट्रीम में 5 मीटर है डेप्थ। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एप्लीड फोर्स कर क्या होगा पर यूनिट लेंथ, मतलब ये प्लेन जो ये है इसके परपेंडिकुलर वाला डायमेंशन अगर हम 1 मीटर लेते हैं तो एप्लीड प्रेशर फोर्स इसमें एक्ट कर रहा होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एप्लीड प्रेशर का डायग्राम कैसे बनेगा। एप्लीड प्रेशर कुछ इस तरीके से वेरी करता है कि यहाँ पर होगा, एक तो कोफिशिएंट होता है उसका के, अगर कुछ नहीं दिया तो आप उसको 1 लोगे, तो अगर ये 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू एच, नहीं होता के इंटू डब्ल्यू एच। यहाँ पर जो है एच है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पर एच 65 है तो 65 इंटू डब्ल्यू या 65 इंटू गामा डब्ल्यू लिख सकते हो आप, क्योंकि वाटर ही है यहाँ पर ऑब्वियसली डैम है तो। और यहाँ पर आ गया 5 गामा डब्ल्यू। अब एक यहाँ पे लीनियरली ही वेरी करेगा अगर कुछ ड्रेनेज वगैरह ड्रेन की गैलरी वगैरह नहीं दी है, लेकिन जैसे यहाँ पे दिया है कि ड्रेन होल दिया गया है, तो ऐसे में क्या होगा कि ये ड्रेन होल के जस्ट नीचे वाला पोर्शन है ना, यहाँ का कुछ एप्लीड प्रेशर इस तरीके से होगा कि डाउन स्ट्रीम का एप्लीड प्रेशर 5 गामा डब्ल्यू प्लस इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 3, तो 65 गामा डब्ल्यू माइनस 5 गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 3, ये इस वाले पॉइंट का गामा डब्ल्यू होगा। ये डिस्टेंस 40 मीटर है तो ये डायग्राम कुछ ऐसा जाएगा इस तरीके से। अब पर यूनिट आपको प्रेशर फोर्स निकालना है तो इस डायग्राम का आपको एरिया निकालना होगा। डायग्राम का एरिया आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि ऐसे निकाल दिया, ये 1 हो गया एक ट्राइंगल, ये 2 हो गया एक रेक्टेंगल, और ये यहाँ पर इसमें चाहे तो आप इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल, नहीं तो आप ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला है उससे सीधा भी निकाल सकते हो। ये एक ट्रेपेजोइड बन रहा है जिसका एरिया क्या हो जाएगा, इसको मैं 3 से नंबरिंग कर देती हूँ, ये 3 है, अलग कर लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 वाले का क्या हो जाएगा एरिया, A3 आपका हो जाएगा ये 5 गामा डब्ल्यू, और इसको सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पर 65 में से 5 घटाया 60 20 आ गया, 3 से डिवाइड करा तो 25 गामा डब्ल्यू, तो 25 गामा डब्ल्यू प्लस 5 गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू इनके बीच की, इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस जो कि है 40। इसी तरीके से आप A1 निकाल सकते हो 1/2 इंटू बेस आपका ये डिस्टेंस है 10 है ये, और ये 40 है, तो 1/2 इंटू 10 इंटू ये वाला ट्राइंगल आपको लेना है। तो यहाँ पर ये हो रहा है 45 गामा डब्ल्यू, तो ये वाला बचेगा, ये सॉरी ये 25 हो रहा है तो ये 45 गामा डब्ल्यू बचेगा, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 45 गामा डब्ल्यू, और A2 आपका आ जाएगा 10 इंटू 45 गामा डब्ल्यू। तो इस तरीके से आप तीनों को सोल्व करोगे, गामा डब्ल्यू आप 10 ले सकते हो ऑब्वियसली, तो इसको रख के आप सोल्व करोगे तो आपका टोटल आ जाएगा 10,500। इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं तो A1 वाला मेरा टोटल आएगा 2000, A1 आएगा 2000, और A2 आएगा वो 2500 आएगा, और A3 आएगा वो आएगा 6000, तो 10,500 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर दिया है कि एक कॉन्क्रीट डैम है, जो डायग्राम दिया गया है 10 मीटर, इसमें लेवल है वाटर का, स्टैटिक वाटर है, एप्लीड प्रेशर है वो लीनियरली वेरी कर रहा है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में हेड है वो 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द डैम एंड द फाउंडेशन सोइल इज 0.45, 0.45 है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्पेसिफिक वेट ऑफ कंक्रीट 24 लेना है और वाटर को लेना है 9.81, तो नो स्लाइडिंग कंडीशन के लिए बी क्या होगा, तो बी होगा, बी मिनिमम जो होगा वो होगा एच अपॉन म्यू जी माइनस 1, म्यू जी माइनस 1, म्यू है ये फ्रिक्शन वाला कोफिशिएंट है, एच यहाँ पे हाइट है जो हो जाएगा 10 मीटर, म्यू फ्रिक्शन वाला कोफिशिएंट है जो 0.45 है, जी की वैल्यू आप रख दोगे 2.4,
-1 और इसको हालांकि ये 9.81 दिया है, बट आप 10 लेके सोल्व कर सकते हो। स्पेसिफिकली आपके स्टेट की जो एग्जाम्स हैं उसमें इतना एक्यूरेसी के साथ नहीं पूछा जाता है। तो इसको सोल्व करने पे आंसर आएगा वो 15.87 आएगा। 15.87 मीटर विड्थ मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, काफ़ी इजी है। फिर भी अगर किसी को याद रखने में दिक्कत आती हो या कुछ कुछ क्वेश्चंस में जहाँ पे डेटा देके आपसे पूछा जाता है कि ये कैनाल का बेड लेवल है, ये फुल सप्लाई लेवल है, ये ड्रेनेज का बेड लेवल है, अब आप कौन सा क्रॉस ड्रेनेज वर्क सजेस्ट करोगे? इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आती है। कुछ भी आपको इस टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ट्रिक भी बताई है कि कैसे आपको याद रखना है। पूरा डिटेल में 3D डायग्राम दिखा के एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया है, आप जाके उसको देख सकते हो अगर कुछ कंफ्यूजन है तो। नहीं तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, आपको पता होगा कि ड्रेनेज है वो कैनाल के ऊपर से पास हो रहा है और इस तरीके से पास हो रहा है कि कैनाल का फुल सप्लाई लेवल ड्रेनेज के बेस को टच नहीं कर रहा है, दोनों के बीच में गैप है। तो ये दोनों फ्रीली फ्लो हो रहे हैं, ये सुपर पासेज होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द पेरेंट चैनल। जैसे ये पेरेंट चैनल है, ये कोई वाटर कोर्स है, तो यहाँ पर ये जो ओपनिंग दी गई है वाटर पेरेंट कैनाल से वाटर कोर्स में भेजने के लिए, ये होती है आउटलेट। और हमें पूछा है कि आउटलेट में जिस रेट से डिस्चार्ज चेंज हो रहा है यानी DQ अपॉन Q डिवाइडेड बाई D कैपिटल Q अपॉन Q, इनके रेशियो को क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना होगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। थर्ड है यहाँ पे डेप्थ ऑफ सीट पाइल, डेप्थ ऑफ सीट पाइल एंड टोटल लेंथ ऑफ बैराज फ्लोर। तो ये आपका होगा स्काउट डेप्थ एंड एग्जिट ग्रेडियंट के लिए। टोटल लेंथ जितनी ज़्यादा ही होगी, एग्जिट ग्रेडियंट उतना कम आएगा। सिंपल सा ब्लिग्स थ्योरी से आप बता सकते हो। I इक्वल होता है H अपॉन L, L जितना ज़्यादा होगा एग्जिट ग्रेडियंट कम होगा तो स्कावरिंग नहीं होगी डाउनस्ट्रीम में। तो ये डेप्थ ऑफ सीट पाइल एंड टोटल लेंथ ऑफ बैराज फ्लोर डिजाइन होता है स्काउट डेप्थ एंड एग्जिट ग्रेडियंट के बेसिस पे, और बैराज फ्लोर की थिकनेस डिसाइड होती है अपलिफ्ट प्रेशर के वेरिएशंस के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये आपका फ्लोर है, यहाँ हाई हेड पे आपने वाटर स्टोर किया हुआ है, यहाँ पे P इज इक्वल टू WS, अगर ये H है तो P इज इक्वल टू WS जितना अपलिफ्ट प्रेशर यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा इसके ऊपर। तो हमें इसको इस तरीके से डिजाइन करना होता है कि इसका खुद का वेट है या इसके ऊपर कोई स्टैंडिंग डेप्थ ऑफ वाटर है, वो दोनों मिला के एटलीस्ट अपलिफ्ट प्रेशर है उसको बैलेंस कर दें। ये अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स नहीं तो ऊपर उठा देता है इस फ्लोर को, तो D हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है स्टेट की एग्जाम्स के लिए। इसमें दिया है कि हार्डलिक स्ट्रक्चर है कोई, पीजियोमेट्रिक हेड वहाँ पर 10 मीटर है, डेटम हेड 3 मीटर बिलो द फ्लोर बॉटम है, मतलब डेटम लोकेटेड है 3 मीटर बिलो फ्लोर बॉटम। ये कोई फ्लोर है तो इससे नीचे 3 मीटर पे लोकेटेड है। स्टैंडिंग वाटर डेप्थ अबव द फ्लोर इज 2 मीटर, 2 मीटर यहाँ पर स्टैंडिंग डेप्थ ऑफ वाटर है। स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लोर मटेरियल की 2.5 है, तो फ्लोर की थिकनेस क्या होगा? जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि फ्लोर को हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स है उसको कंपनसेट कर दें इसके ऊपर जो स्टैंडिंग डेप्थ ऑफ वाटर है वो, और इसका खुद का वेट। तो यहाँ पर इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये पीजियोमेट्रिक हेड है टोटल 10 मीटर, हमें चाहिए सिर्फ प्रेशर हेड, क्योंकि प्रेशर हेड ही अपलिफ्ट प्रेशर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, डेटम हेड तो नहीं करता है। तो 7 मीटर यहाँ पर आपका आ गया 10-3 करके प्रेशर हेड। अब 7 इंटू गामा डब्ल्यू एच या हम WH कहते हैं, जो अपलिफ्ट प्रेशर होता है वो होता है। दिस शुड बी इक्वल टू 2 इंटू गामा डब्ल्यू जो स्टैंडिंग डेप्थ ऑफ वाटर है प्लस इसका वेट। अब अगर इसकी थिकनेस T है तो डाउनवर्ड इसका जो वेट के कारण प्रेशर लग रहा होगा वो क्या होगा 2.5 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू T थिकनेस है, गामा डब्ल्यू है वो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर है और 2.5 इस मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो मैंने गामा डब्ल्यू को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये फ्लोर जिस मटेरियल का बना है उसका स्पेसिफिक वेट हो गया W, और इसको मैंने T थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना प्रेशर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए, T आ जाएगा आपका 5/2.5 यानी 2 मीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पर दिया है कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो ऑगिस फिलवे की डाउनस्ट्रीम प्रोफाइल को शो करती है।
तो आप एक बेसिक इक्वेशन है उससे इस इक्वेशन को डिराइव भी कर सकते हो, बट वो मैं एडवाइस नहीं करूंगी क्योंकि आपको वो बेसिक इससे पहले इक्वेशन आती है वो याद रखनी पड़ेगी, फिर आपको पूरा डेरिवेशन के थ्रू जाना पड़ेगा और उसके बाद लास्ट में जो इक्वेशन है वो भी याद रखनी है। मतलब वो डिराइव करके वहां तक पहुंचोगे तो डायरेक्टली फिर वो फाइनल इक्वेशन ही याद रख लो, वो ज्यादा बेटर है। और ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ईएससी गेट में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपको बाकी बुक्स में भी मिलेंगे, पीवाईक्यूज में भी मिलेंगे, तो डायरेक्टली आप इसी को इसी से याद रख लीजिए, ये होगा इसका आंसर। पर 39 अच्छा क्वेश्चन है और एक बार आपको समझ आ जाएगा तो काफी इजी भी है, आपको कुछ इसमें रटना नहीं है। एक प्रिंसिपल होता है खोसलाज थ्योरी में है कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जो क्या कहता है कि ये जैसे पाई लगी हुई है यहाँ पे, अब फ्लो अगर इस डायरेक्शन में हो या फिर फ्लो इसके रिवर्स डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में हो, दोनों ही कंडीशंस में जो हेड लॉस होगा स्पेसिफिक लेंथ के अलोंग वो है वो सेम रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ हेड है WH, कुछ प्रेशर होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा वो WH होगा, मान लिया वो है 100, और यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर है वो आपका आ रहा है कुछ 32 और एंड पॉइंट पे जाते जाते ये 0 हो जाता है। जो भी हेड है वो पूरा सी फेज फ्लो होते होते रिड्यूस होता रहता है, एंड पॉइंट पे 0 हो जाता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर 32 है इस वाले पॉइंट पे, यानी इस लेंथ के लॉन्ग कितना लॉस हो रहा है आपका हेड लॉस, इस वाले पॉइंट पे तो 0 पहुंच जाएगा। तो 32 तो हो रहा है इस शीट पाइल में ऊपर और नीचे जाते हुए लॉस, और इस फ्लोर में आपका हो रहा है 68। तो सेम इसी तरीके से ये हमारा एक क्वेश्चन है, उसने डायरेक्शन रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पाइल की पोजीशन चेंज कर दी है, पहले ये डाउनस्ट्रीम में थी अब अपस्ट्रीम में है, और हमें दिया है कि ई पॉइंट पर हेड है, अपनी प्रेशर है वो 28% है और डी पॉइंट पे है वो 20% है। अब यहाँ पर 100 था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बी लेंथ का जो फ्लोर है इसमें कितना लॉस हुआ, 100 माइनस 28, यानी हम कह सकते हैं ये होगा 72% लॉस हुआ आपका हेड, यहाँ से लेके यहाँ जाने में यहाँ पे 28 बच रहा है जो कि शीट पाइल के लॉन्ग लॉस हो जाएगा। सेम इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर हेड है 100, इस E1 वाले पॉइंट पे हेड एक्ट जो अपनी प्रेशर एक्ट कर रहा है वो 100 है। अब ये इसमें फ्लो होगा सीपेस फ्लो के लॉन्ग और ये रिड्यूस होगा। तो ब्लिक थ्योरी ने तो सिर्फ यही माना था कि लीनियर है तो वो उसमें सेम रहेगा पाथ के लॉन्ग। खोसलाज ने ये तो नहीं माना, लेकिन फिर भी खोसलाज का ये कंसेप्ट रिवर्सिबिलिटी कहता है कि सेम लेंथ अगर हॉरिजॉन्टल फ्लोर में जितना लॉस हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में भी फ्लो हो रहा है, या शीट पाइल की लोकेशन भी चेंज कर रहे हैं तो उस फ्लोर में लॉस उतना ही होगा, शीट पाइल में जो लॉस हो रहा है उतना ही होगा शीट पाइल में हेड लॉस। तो यहाँ पर अगर 100 है, यहाँ पर अगर 100 है तो यहाँ पे C1 पे कितना होगा, पाइल में कितना लॉस हो रहा है 28 हो रहा था, वो एंड पे 0 हो रहा था, तो C1 में कितना होगा 100 माइनस 28, यानी कितना हो जाएगा 72%। तो इस तरीके से आपने C1 पॉइंट का निकाल लिया 72%। अगर आपको D1 का निकालना है तो आप D से रिलेट कर पा रहे हो, D पॉइंट पे 20% था, यानी यहाँ 100 था, यहाँ से लेके इतना ट्रेवल करने में लॉस हुआ है वो 80% हुआ है। सेम यही चीज यहाँ पे हो रही है, मैं बोल दूं कि यहाँ से लेके यहाँ इतना ट्रेवल करना है जो इसमें था, इसमें लॉस होगा वो 80% होगा। तो इस पॉइंट पे लॉस कितना, इस पॉइंट पे कितना होगा, हेड अवेलेबल होगा वो 80 होगा क्योंकि लास्ट तक तो 0 हो जाता है, 20% इसमें लॉस हो गया यहाँ पहुंचते पहुंचते, और 80 अगले में होना है, तो अगले में जो हेड लॉस होना है वो यहाँ पर बचा हुआ होगा इस पॉइंट पे। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से जो सिमिलर पॉइंट्स हैं उनका आप निकाल सकते हो। यहाँ सी पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ ऑलमोस्ट हेड है वो 0 हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे, और इसमें E1 की बात करें तो इसका हमें हेड पता है कि यहाँ पर 100 है, अगर परसेंटेज बेसिस पे निकाल रहे हैं तो हम 100 लेंगे इनिशियल वाला। क्वेश्चन नंबर 40 है, काफी सिंपल सा है, फॉर्मूला आपको लगाना है जस्ट। खोसलाज थ्योरी का क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन नहीं सोल्व कर पाओगे, लेकिन फिर भी इसमें ये फॉर्मूला वगैरह पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। ये फॉर्मूला है, लेमडा की वैल्यू ये होती है और अल्फा होता है B/D, ये है ये B है, ये है ये D है, तो B 10 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी
अल्फा की वैल्यू को फिर आप इस इक्वेशन में रखोगे, ये वैल्यू आपकी आएगी 1.85। इसको इस इक्वेशन में रखोगे, एच होगा ये वाला हेड 5 डिवाइडेड बाई डी ये है 4 इंटू 1/पाई इंटू लेमडा का रूट, और लेमडा आएगा इस इक्वेशन से। तो इसको अब आप सोल्व करोगे तो ये आपका आंसर कुछ आएगा 1 इन 3.4 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें दिया है कि कन्वेंशनल जो फ्लो ड्यूरेशन कर्व है ये किस किस के बीच में प्लॉट है। तो इसको बेसिकली हाइड्रो पावर में यूज होता है ये काफी ज्यादा। इसमें एक साइड में होता है कि डिस्चार्ज और दूसरी साइड में परसेंटेज ऑफ डिपेंडेबिलिटी। जैसे कि मैं ये वाला पॉइंट यहाँ पर लूं, इसमें यहाँ पे तो दिया है कि डिस्चार्ज कुछ होगा मेरा Q और ये है 70% के कोरस्पॉन्डिंग, यानी ये मेरा डिस्चार्ज जो है यहाँ पर ये 70% ऑफ द टाइम है ये अवेलेबल रहेगा रिवर में। तो इसके बेसिस पे आप अपना पावर प्लांट है जो हाइड्रो पावर प्लांट वो डिजाइन कर सकते हो। इसी तरीके से ये डिस्चार्ज है ये इससे कुछ कम है, ये यहाँ पे 30% है और ये इसकी वैल्यू कुछ ज्यादा होगी। मतलब एक जैसे जैसे आप डिस्चार्ज को बढ़ाते जाओगे ना उसकी अवेलेबिलिटी कम होती जाती है, क्योंकि कुछ मैक्सिमम डिस्चार्ज है जो आपको रेनी सीजन में तो मिलेगा बट बाकी ड्राई सीजन में नहीं मिलेगा, नॉन मानसून सीजन में आपको नहीं मिलेगा। तो डिपेंडेबिलिटी जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाती है वैसे वैसे डिस्चार्ज कम होता जाता है। अब आपको ऐसा डिस्चार्ज चाहिए जो थ्रू आउट द ईयर 365 डेज हमेशा अवेलेबल रहे, तो वो आपका ये इतना कम डिस्चार्ज होगा ये वाला। तो ये फ्लो एंड परसेंटेज ऑफ टाइम फ्लो इज एक्सीडेड, टाइम फ्लो इज एक्सीडेड यानी ये वाला क्यू है ये मिनिमम डिस्चार्ज हमेशा अवेलेबल रहेगा रिवर में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये क्यू जो डिस्चार्ज है हमेशा हमेशा साल के हर 365 दिन डिस्चार्ज इतना होगा या इससे ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, ये पीछे हमने जो प्रिंसिपल्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी वाला किया उसी के सिमिलर है। इसमें ये डायग्राम दिए हैं और ये पॉइंट्स हैं कुछ क्यू आर एस। जैसे इस तरीके से अगर ये डायग्राम होगा, पाइल अपस्ट्रीम में होगी तो क्यू आर एस का हमें एब्सोल्यूट प्रेशर हेड दिया गया है, और हमें ये पूछा कि पाइल को अगर यहाँ पे अपस्ट्रीम में लगा दें तो उस केस में पी पे हेड क्या होगा। तो आपको इनके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करना होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, ये इस तरीके से फ्लो हो रहा है मान लिया, तो आर पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितना हेड लॉस होगा। आर पॉइंट जैसे कि यहाँ पे टोटल हेड था 4 मीटर और आर पॉइंट पर है, आर पॉइंट पर आपका हेड है 2.75 मीटर, यानी इस पाइल के अलोंग कितना लॉस हो गया आपका 4 माइनस 2.75, 1.25 मीटर आपका इसमें लॉस हुआ है और 2.75 है वो हेड में लॉस होगा। अब यहाँ पे फ्लो की डायरेक्शन है वो ये है, तो पी पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते सिर्फ शीट पाइल में जो लॉस हुआ है उतना ही होगा, वो आपका है 1.25, यानी यहाँ पर तो हेड 0 होगा, लास्ट पॉइंट है एग्जिट पॉइंट। पी पे कितना हेड होगा, उतना हेड बचा होगा जितना शीट पाइल में लॉस होता है। इस वाले में हमें पता चल गया कि आर पॉइंट पे हेड था 2.75 मीटर, यानी बचा हुआ जो 4 में से कम हुआ है ये लॉस हुआ है वो इस शीट पाइल का लॉस है। तो 1.25 मीटर पता चल गया हमें कि शीट पाइल में लॉस हो रहा है, यानी पी वाले पॉइंट पे हेड यहाँ पर बचा होगा वो 1.25 मीटर बचा होगा। क्वेश्चन 43 है, आउटलेट का क्वेश्चन है थ्योरेटिकल। 3 टाइप के आउटलेट होते हैं, एक होते हैं नॉन मॉड्यूलर आउटलेट जिसमें कि आउटलेट का डिस्चार्ज है वो डिपेंड करेगा जो सप्लाई चैनल है उस पे भी और वाटर कोर्स पे भी। जैसे ये सप्लाई चैनल है और यहाँ पर ये है वाटर कोर्स है, ये वाटर कोर्स है, इसमें से पानी ले रहा है सप्लाई चैनल में से। तो चाहे आप सप्लाई चैनल का हेड चेंज करो वाटर कोर्स का करो, आपका आउटलेट का डिस्चार्ज है वो चेंज होगा। इस टाइप के आउटलेट होते हैं नॉन मॉड्यूलर आउटलेट की कैटेगरी में। एक होता है मॉड्यूलर आउटलेट जिसका डिस्चार्ज फिक्स है, चाहे आप सप्लाई चेन का हेड चेंज करो चाहे आप वाटर कोर्स का हेड चेंज करो, इसका डिस्चार्ज चेंज नहीं होगा। और इनके बीच में आता है एक सेमी मॉड्यूलर आउटलेट जिसका डिस्चार्ज वाटर कोर्स के हेड पे डिपेंड नहीं करता है, सप्लाई चैनल है उसके हेड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर पी का 1 होगा, क्यू का 3 होगा और आर का होगा 2, डी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि एक ऐसा पाथ है जिसमें इरिगेशन कैनाल है वो बेड लेवल ऑफ नेचुरल स्ट्रीम के बिलो है, तो कौन सा टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क है वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। कैनाल नीचे से जा रही है आपकी और नेचुरल स्ट्रीम ऊपर से जा रहा है, तो इस टाइप को बोलते हैं हम सुपर पासेज भी होगा।
क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि सुपर पासेज है, ये कैनाल में क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर है जिसमें कि कैनाल वाटर फ्लो होता है और फ्री सरफेस मतलब कैनाल वाटर में टॉप सरफेस है वो फ्री सरफेस होती है और उसके ऊपर से नेचुरल स्ट्रीम है, जो नेचुरल ड्रेनेज है वो पास हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, यहाँ पर दिया है कि रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्वेडक्ट में क्या होगा, नेचुरल ड्रेन होगा, वो नीचे होगा। इरिगेशन कैनाल है वो ऊपर होगा और सुपर पासेज है, वाटर गोज ओवर द इरिगेशन कैनाल। सुपर पासेज में मतलब इसका उल्टा होगा कि नेचुरल ड्रेन ऊपर होगा, कैनाल नीचे होगा। ये बिल्कुल सही बात है। बी में दिया लेवल क्रॉसिंग में नेचुरल ड्रेन वाटर जाता है इरिगेशन कैनाल के थ्रू। तो जैसे ये कैनाल है, सेम लेवल पे अगर है तो हम ड्रेनेज को इसमें एंटर कराते हैं और एग्जिट करा देते हैं। मिक्सिंग होती है यहाँ पर वाटर की। एक्वेडक्ट में यहाँ पर ए और बी ही करेक्ट है, सी और डी वाले रॉन्ग है, तो ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे इरिगेशन के 46 क्वेश्चंस हमने कर लिए। कुछ भी आपको कहीं पे समझ नहीं आया है, कुछ भी कोई डाउट रह रहा है, आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। और बाकी कौन से सब्जेक्ट्स आप चाहते हो कि मैं कवर करवाऊँ, वो भी आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।